हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड आज हम वापस अपनी क्लास रिज्यूम करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट एक क्लास में जब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को डिस्कस किया था, तो लीगल लैंग्वेज और कुछ पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करे थे, या यूँ कह लीजिए कि हमने इसको बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका करा था कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। The term interpretation means to discover or to construct. तो or to construct and it does not look beyond. तो इंटरप्रिटेशन एक सरल भाषा में अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है कि या तो डिस्कवर करना, इंटरप्रिटेशन अर्थात या तो डिस्कवर करना या कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज़ बनाना या कोई चीज़ ऑलरेडी है उसको सामने लाना। और स्टैट्यूट मतलब होता है, स्टैट्यूट सरल भाषा में इसका अर्थ होता है लॉ। तो लॉ विच इज़ अंडरस्टूड इन दिस सब्जेक्ट एज विल, एक्ट और डिस्क्रिशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो विल, एक्ट या डिस्क्रिशन ऑफ लेजिस्लेचर से हम स्टैट्यूट को समझते हैं। तो ये हमारा जो है, हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमने पढ़ा था कि विल यानी कोई इच्छा होती है तो लॉ बनता है, कोई ऐसा एक्ट बनाया जाता है जिसके थ्रू की लॉ बनता है, या कोई डिस्क्रिशन होता है कि कोई ज़रूरत होती है, और ज़रूरत भी ऐसी नहीं कि कोई आम ज़रूरत है, एक समाज में या उस सोसाइटी में या उस वक्त की सर्कमस्टेंसेस में एक बहुत एसेंशियल नीड अराइज होती है। अब जैसे फूड एंड अडल्ट्रेशन लॉ है या इसको पास किया गया है एक्ट को, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आजकल काफ़ी अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स आने लग गए, तो इसके लिए वो प्योरिटी, वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें ये पास करना पड़ा। तो ये डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है लॉ बनना, ये एक्ट पे बेस्ड होता है, या ये विल भी स्ट्रॉन्ग विल पे बेस्ड होता है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज़ टू डिस्कवर और टू कंस्ट्रक्ट द लॉ विच इज़ स्टडीड इन टर्म्स ऑफ विल, एक्ट और डिस्क्रिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो आज हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा और एलैबोरेट करके हम आज पढ़ेंगे। तो ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आज के जो सेशन है उसमें हम मीनिंग करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, दोनों टर्म्स की एक साथ। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ऑब्जेक्ट, नेचर एंड स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो अब इसको समझने के लिए, जो ये टॉपिक है इसको समझने के लिए हम बेसिकली इसको टर्म को स्प्लिट करेंगे इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट में, इंटरप्रिटेशन प्लस स्टैट्यूट में। तो इंटरप्रिटेशन मीन्स टू डिस्कवर और टू कंस्ट्रक्ट, जो हमने पिछले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। सॉरी, आई थिंक ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट है, सॉरी। तो किसी चीज़ को डिस्कवर करना या कंस्ट्रक्ट करना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। मैंने क्या बात बोली है उस बात का अर्थ हूबहू आप समझ रहे हो, या उस बात में कोई चीज़ डिराइव कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि मैंने अगर जैसे बोला है कि पेपर फोल्ड कर दो, अब पेपर फोल्ड कर दो, इसका क्या अर्थ हुआ? अब आप इसको पेपर को फोल्ड लॉन्गिट्यूडनली कर सकते हो, पेपर को फोल्ड वर्टिकली कर सकते हो, आप पेपर को 4 फोल्ड कर सकते हो। आपका जो डिस्क्रिशन होगा आप उसके अनुसार एक्ट करोगे यहाँ पर। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि पेपर रख दो, तो अगर आप बैठे हैं तो आप पेपर जहाँ भी होगा उसको उस जगह पर रख देंगे। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि जो मैंने कहा उसको हूबहू आपने समझा। तो ये होता है डिस्कवर, और कंस्ट्रक्ट होता है कि मैंने जो कहा उसको आपने अपने सेंस से किस तरह से अलग अलग तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करा या कंक्लूड करा। तो डिस्कवर और कंस्ट्रक्ट। और अगर दूसरा इसका मीनिंग होता है एक्शन ऑफ
एक सेकेंड, एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ के एक्शन को समझाना, उसके मीनिंग को समझाना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। किसी चीज़ के मीनिंग को समझाने का प्रोसेस या मीनिंग को समझाने का एक्शन हमेशा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो ये हुआ इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी वर्ड को, किसी चीज़ को, किसी लॉ को, किसी एक्ट को समझाना, उसके मीनिंग को समझाना, उस प्रोसेस को या उस एक्शन को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। स्टैच्यूट मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था, विल एक्ट और डिस्क्रीशन ऑफ लेजिस्लेचर, या फिर इसको कह सकते हैं कि रिटन लॉ इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर। एक ऐसा लॉ जो कि लिखा हुआ है उसको इनैक्ट करना बाय द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर सेंटर और स्टेट में से कोई किसी का भी हो सकता है। वी कैन से, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक डेफिनेशंस, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये एक बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। अब है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्रोसेस और द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द रिटन लॉ इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। तो वो प्रोसेस या वो एक्शन जो एक्सप्लेन करता है मीनिंग को, अर्थ को, किसके अर्थ को, रिटन लॉ के अर्थ को, जो कि किसने इनैक्ट किया है, जो कि किसने लागू किया है, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी ने इनैक्ट किया है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। नेक्स्ट आता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन इनैक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड्स ऑफ द इनैक्टमेंट। इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन इनैक्टमेंट, मतलब जिस मूल उद्देश्य या जिस सोच को लेकर के वो लॉ बनाया गया था उसके ट्रू सेंस को खोजना इन देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, उसी के नेचुरल और बिल्कुल ऑर्डिनरी मीनिंग में इसको भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स कहते हैं। यानी जिस सोच को लेके वो लॉ बनाया गया, उस सोच को सही मायनों में समझना और उसके ट्रू सेंस को उसके नेचुरल मीनिंग के सेंस में इंटरप्रेट करना और बताना, ऑर्डिनरी मीनिंग की तरह उसको बताना, ये क्या कहलाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। ये इसकी सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन है, या सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन है, रादर हम इसे यूँ कह सकते हैं, या और इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेचर इज़ असर्टन्ड। मतलब ये वो प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें कि पर्टिकुलर लेजिस्लेचर यानी एक पर्टिकुलर, एक निश्चित लेजिस्लेचर के मीनिंग को बताया जाता है और निश्चित किया जाता है। एक लॉ जो बना है उस लॉ को अर्थ दिया जाता है, उस लॉ के अर्थ बताए जाते हैं और उसको निश्चित किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स इसे भी कहते हैं। अब सामन की डेफिनेशन क्या कहती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के बारे में? ये सारा क्या चल रहा है अभी, आपका मीनिंग। तो मीनिंग में लास्ट सामन की अगर डेफिनेशन हम डिस्कस करें तो वो क्या कहती है, द टर्म इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो जज ना करे कि ये जस्ट है कि अनजस्ट है, कि ये रीज़नेबल है या अनरीज़नेबल है, ये सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, बल्कि उनका क्या काम होता है कि वो सिर्फ एडमिनिस्टर करें और इंटरप्रेट करें कि जो लॉ प्रीवेलेंट सर्कमस्टेंसेस में सोसाइटी के चेंज होने के दौरान जो लॉ बना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ, पहले हमारे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स और सारा करके 18, 19, 20 के करीब टैक्सेस होते थे। लेकिन अब उन सबको क्यूमुलेट करके हमने क्या एक करी है, जीएसटी। ये क्या है, विद द चेंजिंग सोशल कंडीशंस,
कि अब जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके अनुसार ये करना ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स मर्ज होकर के 3 या 4 नेशनल बैंक्स बने हैं, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? पहले जो चीज़ें बहुत थी उनको हमने क्यूमुलेट करके एक करा है, या एक नहीं तो उनको मिनिमाइज़ करा है। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसके अनुसार हमको अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने समझा होगा कि जो जजेस हैं दे नीड टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड टू देम देयर करंट मीनिंग। तो ये जजेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो इंटरप्रेट करें उन स्टैट्यूट्स को जो कि टाइम के साथ में चेंज होकर के बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। और इंटरप्रिटेशन का अर्थ ये है कि वो हर उस वर्ड का मीनिंग क्लियर करें जो कि वेग है, जो कि एम्बिगुअस है, जो कि हमें जिसमें संशय है, या जिसके दोहरे अर्थ निकल रहे हैं, या जिसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, तो उनके मीनिंग्स को क्लियर करे, क्लैरिफाई करे, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका अर्थ है वह ऐड करे, वह डाले, और वाइल कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और ये सब करने के दौरान उसे क्या ध्यान रखना है? इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसको यूँ कहा जा सकता है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में हर शब्द को उसके सिंपल और ऑर्डिनरी मीनिंग देना, और क्लियर करना कि उस शब्द का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो the object of interpretation of a statute is to ascertain expressly and impliedly the intention of the legislature through particular statute। अब ये आपको समझ आ गया कि ascertain निश्चित करना, ascertain मतलब निश्चित करना। तो ऑब्जेक्ट क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का? कि वो जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का उसको या तो एक्सप्रेसली मतलब जो हमारे पास है, जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इम्प्लाइडली मतलब बाहर से चीज़ें डाल करके हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो बाहर से चीज़ें हमने डाली ये सब क्या हैं? एड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी लॉज है, डॉक्ट्रिन्स हैं जिनके थ्रू हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्रेसली जो ऑलरेडी था उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू पर्टिकुलर स्टैट्यूट यानी जिस संदर्भ में वो लॉ बना है उस संदर्भ में उस लॉ के इंटेंशन को सही तरीके से एक्सप्रेसली या ग्रामेटिकली या लिटरली, इसको यूँ कह सकते हैं कि शब्द को हूबहू उसका अर्थ वैसा ही समझ आ रहा है जैसा वो लिखा गया था, जैसा कि वो बनाया गया था, और वैसा ही उसको समझाया जा रहा है, और वैसा ही वो समझ आ रहा है। उस शब्द के अर्थ को समझने में कहीं कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा। और इम्प्लाइडली में कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि जैसा लिखा, जैसा बताया, जैसा समझाया वैसा ही समझ आया। ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला प्रोसेस होता है। मतलब इसमें एक हम अर्थ का निष्कर्ष निकालते हैं। अब है कि इसी से such ascertainment help in the understanding of the real sense of complicated facts of customary laws, regulations, contract laws, wills, etc. तो इस निश्चितता के मिलने से, यानी शब्द का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर अर्थ समझाया जाता है, तो उस शब्द की निश्चितता मिलने से हमें रियल सेंस समझ आता है किसका? उन कॉम्प्लिकेटेड लॉज का, उन कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, विल्स का, जो कि हमें आम भाषा में यूँ समझ नहीं आता। तो हर शब्द की निश्चितता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसी संदर्भ में समझी जाए जिस संदर्भ में वो लॉ बना है, यही इसका ऑब्जेक्ट होता है। इससे रिलेटेड एक केस है
एन सरदारमणि वर्सेस जी अलेक्जेंडर, ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का केस है, जिसमें कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विधियों के निर्माण में विधायिका का मुख्य ध्येय सामाजिक हित परिलक्षित करना होता है। तो न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे संविधियों का निर्वचन इस प्रकार करें कि सामाजिक हित को बढ़ावा मिले। तो ये आपको समझ आया होगा कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी चीज स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करने का, सामाजिक सोशल इंटरेस्ट या सामाजिक हित। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सेकेंड, सोशल इंटरेस्ट। तो इस केस में कहा द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सेड दैट स्टैच्यूट्स should be interpreted such that social and public interests vests in it। तो ये जो social interest है ये वेस्ट करना चाहिए, यानी आप चीज़ों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को समझाना, बताना, उसके नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग में या किसी प्रिंसिपल्स को या एड्स को डाल करके समझ आना, ये किसके लिए किया जाता है, ताकि हमारा सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट बना रहे, सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट सेव रहे, इसके लिए। तो ये मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए, और यही इस एन सरदारमणि वर्सेस जी अलेक्जेंडर के केस में बताया गया था। फिर एक केस था वर्लपूल कोऑपरेशन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें कहा गया कि ग्रामेटिकल वर्ड्स शुड बी एम्फसाइज्ड ऑन एज इट ब्रिंग्स ग्रेट डिफरेंस इन मीनिंग्स। तो इसमें कहा गया कि परिनियम के निर्वचन में, जो परिनियम कोई एक्ट है उसके निर्वचन में ग्रामर के शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉमा लगाने से या शब्द के पीछे लगाने से भाषा में बहुत अंतर आ जाता है। कोई, जैसे कि एक वर्ड है इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल, अगर इस इम्पॉसिबल में मैं यहाँ पर आई अपॉस्ट्रोफी एस और एम और फिर पॉसिबल कर दूँ तो ये क्या हो जाता है, आई एम पॉसिबल। तो अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा, फुल स्टॉप, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ड्राफ्टिंग के टाइम पर भी, इंटरप्रिटेशन के टाइम पर भी, और कोई डिसीजन देने के टाइम पर भी। तो इसीलिए ये कहा गया है इस केस में, वर्लपूल कोऑपरेशन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रामेटिकल वर्ड्स शुड बी एम्फसाइज्ड ऑन एज इट ब्रिंग्स ग्रेट डिफरेंस इन मीनिंग। सॉरी, ये एक सेकेंड, फॉन्ट के लिए करना है। तो ये एक एज इट ब्रिंग्स ग्रेट डिफरेंस इन मीनिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जब होता है तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी एस, एक्सक्लेमेशन मार्क, हर ग्रामर के नोशन, मीनिंग, वर्ड की या एक्सप्रेशन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप। तो नेचर एंड स्कोप में necessity of interpretation would arise only where the language of a statutory provision is ambiguous, gives a different meaning, defeating the object of the statute, not clear, or where two views are possible, or where the provision of the language is clear and unambiguous, no need of interpretation would arise। तो जहाँ लैंग्वेज क्लियर है, जहाँ लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट है, किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं है उसके इंटरप्रिटेशन में या उसको समझाने में, जैसा कुछ लिखा गया है लॉ बनाने के टाइम पे वैसा ही हूबहू समझ आ रहा है, तब हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको कहीं कोई अर्थ ढूंढें। लेकिन नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन
इन द सेंस कि जब अर्थ क्लियर नहीं होता है और लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज़ एम्बिगुअस, संदिग्ध है या उसमें कहीं किसी तरह के कोई डाउट आ रहे हैं, तो उस केस में कोई अस्पष्ट हो भाषा या जो रियल मीनिंग है इंटरप्रिटेशन का उसको डिफीट कर रही है, उसको पछाड़ रही है, जिस वजह से वो लॉ बना है उसके मीनिंग को ही पछाड़ रहा है वो इंटरप्रिटेशन, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट नॉट क्लियर और वेयर टू व्यूज़ आर पॉसिबल, या जो ऑब्जेक्ट है वो ही क्लियर नहीं हो रहा है, ये जो लॉ बना है ये उस लॉ के बनने का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या जहाँ पर एक या दो व्यूज़ या मोर देन टू व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, या मोर देन टू व्यूज़ या पॉइंट ऑफ व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तब वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इंटरप्रेट करें, यानी उसका कंक्लूजन डिराइव करें या समझें कि क्या कहा जा रहा है। और जब वो अनएम्बिगुअस होती है, जब वो बिल्कुल क्लियर होती है, तब इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब जैसा लिखा होता है वो हूबहू वैसा ही समझ आता है। इसको समझाया गया है R.S. नायक वर्सेस A.R. अंतुले के केस में, जिसमें कहा गया, इन दिस केस court held if the words of the statutes are clear and unambiguous, it is plainest duty of the court to give effect to the natural meaning of the words used in the provision। तो इस केस में कहा गया कि यदि जो स्टैचूट जो लॉ बना है अगर वो क्लियर है, स्पष्ट है बिल्कुल, और उसमें कहीं भी कोई अस्पष्टता नहीं है, तो कोर्ट की ये सिंपल सी ड्यूटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उस स्टैचूट के वर्ड्स को नेचुरल मीनिंग दे, नेचुरल मीनिंग का इफ़ेक्ट दे, जो कि उस प्रोविज़न को या परिनियम को बनाने के टाइम पर यूज़ करा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर R.S. नायक वर्सेस A.R. अंतुले ने ये कहा कि जब भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यदि भाषा क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कोई तरह की किसी भी एम्बिग्विटी नहीं आ रही है, संदिग्धता नहीं आ रही है, तो उसके नेचुरल मीनिंग को हूबहू उसी तरह से कोर्ट द्वारा इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर the question of construction arises only in the event of the ambiguity of the plain meaning of the words used in the statute would be self-defeating, यानी कंस्ट्रक्शन, ये तो था इंटरप्रिटेशन, अब कंस्ट्रक्शन जिसके कि हम लेटर ऑन शायद ये क्लास में नहीं कर सके, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन के डिफरेंसेस करेंगे। तो जिसके अनुसार ये है कि कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एम्बिग्विटी आती है प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को समझाने में। तो जब जो इस भाषा में जो लॉ बना है, अगर वहाँ पर कहीं किसी तरह का संशय आया है, अस्पष्टता आई है, या किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, या एक शब्द के 2, 3 या 4 अर्थ निकल रहे हैं, या कोई लॉ बना है जिसका कि आधा पार्ट तो क्लियर हो रहा है और सपोर्ट कर रहा है रेमेडी के लिए, लेकिन जो अदर हाफ है वो रेमेडी नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में उन एम्बिग्विटीज़ को दूर करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, ताकि वो स्टैच्यूट का जो इंटेंशन है वो क्लियर बना रहे, ये इस केस में समझाया गया था। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स जो है बेसिकली ये 2 तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन इनको हम पूरा डिटेल में करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो कि इस क्लास में नहीं पॉसिबल होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सिंपली लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि हूबहू शब्द का जैसे जिस भाव से वह शब्द बना, जिस भाव से उस शब्द को उस लॉ में डाला गया और जिस भाव से वह शब्द कन्वे किया गया, वह सब सेम थे और हूबहू उन्हीं भाव से उन्हें कन्वे किया गया है, और कस्टमर तक या पब्लिक तक या सोशली वह शब्द उसी रूप में पहुंचा है। ये तो होता है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है वह इंटरप्रिटेशन जहाँ पर कि हमें इम्प्लाई करना पड़ता है,
इम्प्लाई यानी इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन होता है, जहाँ हमें एड्स लेनी पड़ती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं या कुछ डॉक्ट्रिन्स लगानी पड़ती हैं जिसके थ्रू हम उसका लॉजिकल या तार्किक इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो हिंदी में इसे कहते हैं तार्किक निर्वचन और इसे कहते हैं शाब्दिक निर्वचन। इसका डिटेल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और इन दी मीनवाइल अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।